स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कौन कौन से टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये सारे के सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना, इस चैप्टर में जो भी मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। ओके, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस वाले टॉपिक से बनते हैं। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो थ्योरी एक ऐसी चीज होती है जिसको आप आसानी से याद कर लेते हो, न्यूमेरिकल है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हो कि किस बच्चे को कितना ज्यादा समझ आ रहा है वो पर्टिकुलर थ्योरी। ओके, तो मेक श्योर कि जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से समझो कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये जो लास्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मेरे पास इसका एक सेपरेट वीडियो है। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। ओके, और वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में एटलीस्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, ये बिल्कुल ही नई चीजें हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि एम्पेरिकल फार्मूला आपने कभी पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, मे भी सुन रखा हो आपने, देन अगेन लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम बेसिकली फर्स्ट टाइम एज अ वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि क्या है। टॉपिक्स काफी सिंपल है, लेकिन हाँ बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले आसान चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर अपने ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट पे टोटल जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चे 11th के हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल बच्चे निकालोगे 11th के एंड उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के, उसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे सिंपल परसेंटेज निकालते हो। सेम वही चीज होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सपोज करो आपके पास H2SO4 है। सपोज कर लो आपके पास H2SO4 है। अगर आपके पास H2SO4 है तो उसमें आपसे बोल देगा कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तीन ही तो अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें, है या ना? इसमें अपने पास अगर H2SO4 की बात करूं तो टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास बच्चों? तो मैं बोलूंगा हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। आप किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हो? तो आप सिंपली क्या करते हो, अगर सपोज आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकाला जाए, आपसे बोला कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट निकालो, तो आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तो आप क्या करोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास, ओके, इनटू 100 कर दोगे। चाहे आप इसको एक मॉलिक्यूल मान के चलो या एक मोल मान के चलो, परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। मॉलिक्यूल होगा तो आपका एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू की, और अगर आपने मोल ले लिया तो वो चीज ग्राम हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, या एक मोल मान लेता हूँ फॉर टाइमिंग, मैं इसको एक मोल मान लेता हूँ। तो अगर सबसे पहले तो टोटल मास आपसे पूछा जाएगा कि टोटल मास क्या होता है। अगर आप टोटल मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो टोटल मास कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल मास यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, H2SO4 का, दो आपका हाइड्रोजन का है तो 2 into 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर का कितना होगा? 16 इसका नंबर होता है, 32 मास हो गया, प्लस 64, 16 होता है एक हाइड्रोजन का मास, इंटू 4, तो 4 into 16। देखो बच्चों, टोटल कितना हो गया? 2 plus 32 plus 64, ये आपका कितना आ गया? 98 ग्राम। ओके, 98 ग्राम आपने कैलकुलेट कर लिया। एक बार आपका ये 98 ग्राम कैलकुलेट हो गया, देन इस फॉर्मूले में डाल दो। तो फॉर्मूले में डालते क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 98 ग्राम इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो दैट इज मास, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। आप क्या बोलोगे? वो आपका क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। आई होप आपको समझ आया होगा।
ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे है। अब अगर सल्फर का मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देख लिया कि सल्फर का कैलकुलेट करना है, मैंने सल्फर का मास कितना निकाला, सल्फर 32 है आपके, 32 ग्राम सल्फर है, डिवाइडेड बाई टोटल हमने 98 ग्राम कैलकुलेट किया था, इनटू 100 करेंगे, तो दैट इज, इसको कैलकुलेट करोगे व्हाट एवर परसेंटेज आएगा वो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, सल्फर का। और सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 98 ग्राम्स इनटू 100। समझ आया? तो ये भी आपका कैलकुलेशन के बाद कुछ परसेंट निकल जाएगा, तो जो आप बोलोगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन है। और बच्चों अगर तीनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको क्या करना है, टोटल मास उसका कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल का अलग अलग कैलकुलेट करना है, और जिसका भी बोला जाए, जनरली जब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बोलेगा तो आपको उस कंपाउंड के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आप बिल्कुल ट्राई करना। जैसे आप CH3COOH सॉल्व कर सकते हो, इसमें आप कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करके देखो। देन आप HNO3 करो, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कैलकुलेट करो। ऐसे अपने मन से आपको जो भी दिमाग में आता है एलिमेंट आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट क्या की प्रैक्टिस हो जाए। चलो बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक चलते हैं जो बिल्कुल नया है हमारे लिए, हम वहां पे उसको देखते हैं, एंड दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो सकता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रिप्रेजेंटेशन जो हो सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन कुछ इस तरीके का दिखता है, इसका अगर स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये कार्बन है, 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 सारे कॉर्नर्स कार्बन है। और अगर मैं देखूं हर कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। और आपने पढ़ा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो हर कार्बन के पास खाली एक एक हाइड्रोजन बच गया जुड़ने को। ओके, तो टोटल कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है। तो इसीलिए बेंजीन आपका C6H6 होता है। ओके, C6H6 होता है। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, आप क्या बोलते हो, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 6 दिख रहा है मेरे को कॉमन, CH। ओके, ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया, तो ये आपका उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। जैसे सपोज C2H4Cl2, मान लो कि ये एक कंपाउंड है। ओके, इसका आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो सिंपलेस्ट नंबर जिससे सारे नंबर कट सकते हैं दैट इज 2। तो ये क्या हो गया, CH2Cl। इससे छोटा नहीं काट सकता, मेरे को फ्रैक्शन में नहीं लेके जाना उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मेरे को पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया तो उसको इजीली मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, जिस नंबर से भी कटता होगा। तो मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर उल्टा हो, मेरे को एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो मैं कैसे करूं, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो C2H2 हो जाएगा, वो भी एक वैलिड फार्मूला है ना। और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो C6H6 हो जाएगा, वो भी एक वैलिड फार्मूला। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला अगर दे दिया जाए, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, C2H2 ये क्या है आपके, इथाइन है ना, इसका भी तो मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला CH ही होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर, दोनों से कट गया। अब क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए तो आप कैसे पता करोगे कि ये किसका एम्पेरिकल फार्मूला था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ये किसका एम्पेरिकल फार्मूला था। अगर उसने पूछना ही है कि इस एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर आपको दे के रखेगा। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेपर में जब एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन आए तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला के बाद आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो। तो अगर मैं बोलूं कि एम्पेरिकल फार्मूला
is the smallest whole number representation of any molecular formula। अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, ओके, C2H6, तो उसका अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है तो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रिप्रेजेंटेशन लिखते हो, 2 से कट जाएगा CH3, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। नाउ हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे किए जाता है। पेपर में एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो ध्यान से समझना कैसा है। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपका क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.2, सॉल्व्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बोलता है कि एक कंपाउंड है, ओके, जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, ओके, देन 24.27% कार्बन है, ओके, एंड देन 71.65% क्लोरीन है, ओके, और वो कंपाउंड इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। आपको बताया जाता है कि ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 98.96 ग्राम्स। आपको बोला जाता है कि ये जो भी कंपाउंड बनेगा ना उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 98.96 ग्राम्स। आप बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर एम्पेरिकल फार्मूला निकाल जाए तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा सो दैट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बच्चों, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो एक छोटा सा टेबल हमें बनाना है और उस टेबल की हेल्प से हम आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज आप लिख लो कि कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है। आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है कार्बन, आपके पास है क्लोरीन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया हुआ है आपको, दे रखा है 07, 4.07, 24.27, 71.65। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सबसे पहले ये नोटिस करना कि इन सब का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अभी 100 नहीं है, मान लो आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड कुछ चीजों से मिलकर बना है, उसका परसेंटेज इतना 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 दे रखा है। अभी मान लो तीनों का सम होके, 3 चीजें दे रखी, तीनों का सम होकर 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई चौथी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं बताया। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि आपको बोल देंगे हाइड्रोजन है सपोज 4%, कार्बन आपको 24 की जगह 20% दे देता, ठीक है, 20.27, एंड क्लोरीन आपको 71% दे देता और बोलता कि इसमें ऑक्सीजन भी है, सपोज कि इसमें ऑक्सीजन भी है। अब सॉल्व करो तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो सबको प्लस करते, और मेरे को पता है 4 ही चीज है इस कंपाउंड में, तो 4% ये है, 20% ये है, 71% ये है, तो 4% ऑक्सीजन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब तक सबका परसेंटेज को प्लस करके 100 नहीं आता, कुछ ना कुछ मिसिंग है उस कंपाउंड में। अभी मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो मेरे को दिख रहा है, देखो यहाँ पे 28 हो गया और ये 71 हो गया और यहाँ पे 0.65 है, तो प्लस करके एग्जैक्टली 100 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे लिए ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो ये 100 हो गया। अब देखो क्या हो गया कि एक बार जब आपने मान लिया कि आपको ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन सही गिवन है, तो आप ये मान लो कि 100 ग्राम अज्यूम कर लो आपके पास वो कंपाउंड 100 ग्राम है। तो अगर अज्यूम कर लिया आपने आपके पास अगर वो चीज 100 ग्राम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीज जितना परसेंट दे रखा है उतना ही ग्राम आपके पास हो गया। तो आपके पास कितने ग्राम हाइड्रोजन हो गए, 4.07, 24.27 ग्राम, 71.65 ग्राम्स। तो जैसे आपने अज्यूम कर लिया कि आपके पास ये सब्सटेंस 100 ग्राम है, तो उसमें इतने 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 ग्राम आपका क्या हो गया, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट आपका काम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। अभी सपोज करो आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज के कितने हैं। सपोज करो कि किसी एक्स सब्सटेंस का मोलर मास 10 ग्राम है,
इसका क्या मतलब हो गया कि उसके 1 मोल का मास 10 ग्राम है। अगर सपोज आपके पास उस चीज का 30 ग्राम है तो आपके पास कितने मोल्स हुए? 3 मोल। कैसे कैलकुलेट किया आपने? जो गिवन सब्सटेंस था 30 ग्राम, तो 30 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 10 ग्राम, तो 30/10 आपका 3 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, तो जो भी गिवन सब्सटेंस होता है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4.07, हाइड्रोजन का लगभग 1 होता है, तो मैं इसको 4.07 ही लिख दूंगा कि मेरे पास 4.07 मोल्स ही है। ओके, नाउ अगर आप इसकी बात करो कार्बन की, तो 24.27 है, इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो मैं 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, टू बी प्रिसाइज मैं लिख देता हूँ 2.02। ओके, एंड मैं क्लोरीन की बात करूं तो 71.65 है, मास कितना होता है 35.5, तो लगभग ये भी 2 गुना है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर हो उससे सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, जब आप स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करोगे तो जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 2.02 2.02 है, सबको डिवाइड कर दो, तो ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मतलब आपने 2 को 2 से डिवाइड करा, 2 को 2 से डिवाइड करा, 4 को 2 से डिवाइड करा, तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। यही आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। आप इसको बस लिख दो कि कार्बन सबसे पहले लिखते हैं, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन लिखा 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो CH2Cl, ये आपका क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपका क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। सिंपल तरीका है, सबसे पहले उन सारी एंटिटीज को लिख लो, उन एलिमेंट्स को लिख लो, फिर उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो गिवन है वो लिख लो, फिर उसको अज्यूम कर लो कि आपके पास वो 100 ग्राम है। मेक श्योर कि सबका सम करके 100 आता हो। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो जो सबसे छोटा उससे डिवाइड करके कर लिया, तो ये आपका आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब एक पार्ट तो हो गया मेरे को, एम्पेरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट हो गया, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मास निकाल लो। इसका मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 35.5। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 49.5 के आसपास आएगा। ओके, नाउ ये जो 49.5 आया है, तो आपको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी नंबर से जब मैंने डिवाइड किया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला को तो मेरा एम्पेरिकल फार्मूला आया है। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर सपोज अगर n है तो उसकी वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास 49.5। देखो बच्चे लगभग डबल है, अप्रोक्सीमेटली डबल है, तो ये 2 आ गया मेरा। अगर मैं 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, C2H4Cl2। बच्चों ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और किस तरीके से क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसके काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, आप ट्राई करो। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया, ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ नहीं आया, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नए वीडियो में। तो आई होप आपको ये चीजें बच्चे समझ आई होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये इसको बच्चों पार्ट 1 रखते हैं। मैं पार्ट 2 में इसके आगे स्टिचोमेट्री और आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना बताऊंगा, वो टॉपिक समझाऊंगा किस तरीके से होता है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।